अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स कि बेसिकली एंजाइम्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस चीज़ से एंजाइम कंपोज होते हैं और अपो एंजाइम, कोफैक्टर और होलो एंजाइम्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है एंजाइम्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन की कि बेसिकली एंजाइम्स किस चीज़ से कंपोज होते हैं। तो बेसिकली एंजाइम्स प्रोटीन्स है इन नेचर। और कौन से प्रोटीन्स हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। अब दोस्तों, प्रोटीन्स हमारे बॉडी में दो किस्म के होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें डिफरेंस नहीं पता, हम ऑलरेडी प्रोटीन्स पर वीडियो बना चुके हैं, आप वो वाली वीडियो देख ले जिसमें आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स और फाइब्रस प्रोटीन्स कौन से होते हैं। और यूजुअली दे हैव थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब दोस्तों, जो एंजाइम्स का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इस वक्त आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बेसिकली एंजाइम्स का स्ट्रक्चर है जो कि थ्री डायमेंशंस को शो कर रहा है। अब एंजाइम्स के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के पीछे वजह क्या है? दोस्तों, जो बड़ी वजह है वो टर्शरी स्ट्रक्चर है। हमने प्रोटीन्स पढ़ते वक्त ये कहा था कि टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंट बॉन्डिंग्स प्रेजेंट होती है अमीनो एसिड्स के फंक्शनल ग्रुप के बीच। तो उन बॉन्डिंग्स की वजह से जो अमीनो एसिड्स का पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कर्व हो जाता है और वो कुछ मोस्ट कोइल्ड स्ट्रक्चर बना देता है। तो जब टर्शरी स्ट्रक्चर कोइल्ड हो जाता है तो हमने यहाँ पे बात की थी कि एंजाइम्स प्रोटीन्स इन नेचर है। तो जाहिर सी बात है इस टर्शरी स्ट्रक्चर की वजह से जो एंजाइम्स का स्ट्रक्चर है वो थ्री डायमेंशनल हो जाता है और ये स्ट्रक्चर इसे बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बनाता है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने में, सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने में। मजीद पढ़ते हैं, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स स्पेसिफाइज द एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट्स में बेसिकली ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि किसी खास सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। यहाँ पे बात करेंगे कि एक्टिव साइट बेसिकली होता क्या है। दोस्तों, फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है और जो हिस्सा एंजाइम्स का सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है उस हिस्से को कहा जाता है एक्टिव साइट। यानी जो बॉन्डिंग करता है, जो अटैचमेंट करता है, जो बाइंडिंग करता है और जो मिलता है सबस्ट्रेट के साथ, उस हिस्से को कहा जाता है एक्टिव साइट। और दोस्तों, एंजाइम्स का वो हिस्सा जो कि रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, जो किसी सबस्ट्रेट वगैरह के साथ अटैच नहीं होता, उस हिस्से को कहा जाता है एलोस्टेरिक साइट। तो हमने यहाँ पे बात की थी कि द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड स्पेसिफाइज द एक्टिव साइट। यानी दोस्तों, जो एक्टिव साइट है उसे कौन स्पेसिफाई करता है? अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस। इस वजह से दोस्तों, जो एक्टिव साइट है वो बहुत ज़्यादा मखसूस होता है किसी खास सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने में। यूँ नहीं होता दोस्तों कि एक सिंगल एंजाइम बहुत सारे सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने के काबिल हो, बल्कि दोस्तों हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक मुख्तलिफ और स्पेसिफिक और यूनिक एंजाइम ही होगा जो उसके साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा, उसके साथ बाइंड होगा, उसके साथ अटैच होगा। जैसे दोस्तों, अमाइलोज के लिए एमाइलेज एंजाइम ही होगा, इस एमाइलोज को दूसरा कोई भी एंजाइम कैटालाइज नहीं कर सकता। मजीद देखते हैं, एन एंजाइम में है वन और मोर एक्टिव साइट्स। यानी दोस्तों, जो एंजाइम्स है उसमें एक से ज्यादा एक्टिव साइट्स भी हो सकते हैं। यानी एक एंजाइम वन टाइम दो सबस्ट्रेट को भी अपने साथ अटैच कर सकता है। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स हैज टू पार्ट्स। दोस्तों, जो एक्टिव साइट है एंजाइम का उसके बेसिकली दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है बाइंडिंग साइट, दूसरा है कैटालाइटिक साइट। अब बाइंडिंग साइट वो है जहां पर सबस्ट्रेट अटैच होता है, जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है। और कैटालाइटिक साइट कौन सा है? जहां पर सबस्ट्रेट को कैटालाइज किया जाता है, उस हिस्से को कहा जाता है कैटालाइटिक साइट। ये बाइंडिंग साइट और कैटालाइटिक साइट बेसिकली एक्टिव साइट के दो हिस्से हैं। मजीद देखते हैं, मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट राइबोजाइम्स। तो कुछ एंजाइम्स है जिन्हें राइबोजाइम कहा जाता है। अब इनकी एक्टिविटी, इनका फंक्शनिंग का तरीका खूब एंजाइम्स की तरह होता है, लेकिन दोस्तों ये बेसिकली आरएनए से बने होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स में। इसलिए दोस्तों, राइबोजाइम्स को कैटालाइटिक आरएनए भी कहा जाता है। बाकी दोस्तों, इनकी एक्टिविटी और फंक्शनिंग का तरीका खूब एंजाइम्स की तरह होता है। बस दोस्तों, इनका फर्क ये है कि ये आरएनए से बने होते हैं और इनको राइबोजाइम्स कहा जाता है। ये राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। मजीद पढ़ते हैं, अ कंप्लीट एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। यानी जो एक मुकम्मल एंजाइम है, जो काम करने की सलाहियत रखता हो, जो फंक्शन करने की सलाहियत रखता हो, उसके दो हिस्से हैं, अपो एंजाइम एंड कोफैक्टर। दोस्तों, अपो एंजाइम बेसिकली क्या है? प्रोटीनेशियस पार्ट। अब एक एंजाइम जब फंक्शनल नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है, उस हिस्से को कहा जाता है अपो एंजाइम। और कोफैक्टर क्या है?
नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। अब दोस्तों कोफैक्टर क्या है? ये एक सब्सटेंस है, एडिशनल सब्सटेंस है जो कि ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक हो सकता है, और ये अपो एंजाइम के साथ मिलकर एंजाइम्स को फंक्शनल बनाता है और उससे बन जाता है होलो एंजाइम। दोस्तों होलो एंजाइम बेसिकली किस चीज की कॉम्बिनेशन है? कोफैक्टर और अपो एंजाइम की। अब ये होलो एंजाइम एक कंप्लीट एंजाइम बन चुका है और ये फंक्शन करने की सलाहियत रखता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है। वैसे तो दोस्तों मोस्टली जो एंजाइम्स है वो कोफैक्टर के साथ मिलकर ही फंक्शनल होते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ एंजाइम्स है जिसमें कोई कोफैक्टर वगैरह नहीं होता, जैसे कि लाइपेज वगैरह। दोस्तों ये एंजाइम्स बेसिकली सिर्फ प्रोटीनेशियस पार्ट होते हैं और इन पर कोई कोफैक्टर वगैरह बाइंड नहीं होता, कोई कोफैक्टर अटैच नहीं होता इनको फंक्शनल कराने के लिए, बल्कि दोस्तों ये खुद ही फंक्शन करने के काबिल होते हैं, जैसे लाइपेज वगैरह। अब यहाँ पे बात करते हैं कोफैक्टर को डिटेल से पढ़ते हैं कि बेसिकली कोफैक्टर क्या है। एडिशनल कंपोनेंट फॉर एंजाइम एक्टिविटी। दोस्तों ये एक ऐसा एडिशनल कंपोनेंट है जो कि एंजाइम को फंक्शनल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंजाइम्स को इसकी। यानी दोस्तों अगर कोफैक्टर ना हो तो मोस्टली जो एंजाइम्स है वो फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे, वो एक्टिविटी ही नहीं कर पाएंगे। कैन बी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब दोस्तों ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। दोस्तों आपको पता है कि प्रोटीन्स एंजाइम्स की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो कोफैक्टर है ये बेसिकली प्रोटीन्स इन नेचर नहीं होता, बल्कि ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है एंजाइम्स की। अब दोस्तों अगर इनऑर्गेनिक की एग्जांपल ले ले तो जैसे कि मेटल आयंस, ये बेसिकली मेटल आयंस क्या करते हैं? फॉर्म्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब दोस्तों जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिल जाते हैं तो इनको कहा जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं ईदर बाय मोल्डिंग एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट। यानी दोस्तों ये एक सांचा बनाते हैं जहां पर ये एंजाइम्स और सबस्ट्रेट को आपस में कनेक्ट करते हैं, आपस में बाइंड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जैसे कि एनएडी वगैरह हो गई, नाइकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, या फिर इसके अलावा एफएडी हो गई, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये बेसिकली क्या करते हैं दोस्तों? ये तमाम के तमाम रिडॉक्स रिएक्शन में फंक्शन करते हैं। और दोस्तों ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन्स को एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन तक पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं, या प्रोटॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं, एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन तक पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। ऐसा कोफैक्टर जो कि बाय नेचर ऑर्गेनिक होता है तो उनको दोस्तों को एंजाइम कहा जाता है। अब इसी तरह दोस्तों मोस्ट विटामिन्स आर को एंजाइम्स। यानी दोस्तों बहुत सारे जो विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नीडेड होते हैं, वो क्यों इतने ज़्यादा क्वांटिटी में नीड होते हैं हमारे बॉडी को? क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर जो विटामिन्स है वो एज अ कोफैक्टर काम करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये कोफैक्टर ना हो तो हमारे कितने एंजाइम्स है जो कि फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे, फंक्शनल ही नहीं होंगे। तो अब दोस्तों आपको आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली जो प्रोटीनेशियस पार्ट है उसे अपो एंजाइम कहा जाता है, और इसके साथ जो एडिशनल कंपोनेंट अटैच होता है इस प्रोटीनेशियस पार्ट को एक्टिव कराने के लिए उसको कोफैक्टर कहा जाता है। और ये ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, यानी जब अपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर आपस में कंबाइन हो जाते हैं, आपस में अटैच हो जाते हैं, तब ये जाके एक कंप्लीट और फंक्शनल एंजाइम बनाते हैं जिसे होलो एंजाइम कहा जाता है। दोस्तों होलो एंजाइम बेसिकली फंक्शनल करने की सलाहियत रखता है और ये एक एक्टिव एंजाइम है। यहाँ पे हमने लिखा है होलो एंजाइम इज द एंजाइम दैट कंटेन्स बोथ प्रोटीनेशियस पार्ट एंड नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। यानी दोस्तों होलो एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जिसमें बोथ प्रोटीनेशियस पार्ट यानी अपो एंजाइम एंड नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट यानी कोफैक्टर दोनों मौजूद होते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एंजाइम्स के कंपोजिशन को, इसके स्ट्रक्चर को, इसके काम करने की सलाहियत को, और हमने कोफैक्टर को भी डिटेल से जाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं बस एक कमेंट करके। मिलते हैं अपनी अगले आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।